बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद शाहिद अजीम और वर्डप्रेस वेब डेवलपमेंट सीरीज़ के नए लेक्चर के साथ हाजिर हूं। हमने पीछे बात की थी कि वर्डप्रेस क्या होता है और इसमें हम कैसे कैसे कमा सकते हैं, तो अब इस बात को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। हमने बात की थी कि वर्डप्रेस एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, मतलब ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से आप इंटरनेट के ऊपर अपना कंटेंट मैनेज कर सकते हैं, आप इंटरनेट के ऊपर अपना कंटेंट अरेंज कर सकते हैं और उसको यूआरएल के ज़रिए आप अटैच कर सकते हैं कि कोई भी आपके कॉन्टैक्ट को एक्सेस करे, देखे, यूज़ करे। अब वर्डप्रेस कितनी तरीक़ों से काम करता है या वर्डप्रेस के कितने फ्लेवर्स हैं? तो वर्डप्रेस बेसिकली 2 तरीक़ों से काम करता है। एक को हम कहते हैं wordpress.com और दूसरे को हम कहते हैं wordpress.org। .com जो है ये वर्डप्रेस मैनेज्ड कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम कहलाता है, जबकि wordpress.org जो है ये सेल्फ मैनेज्ड या सेल्फ होस्टेड कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम कहलाता है। इन दोनों में फ़र्क क्या है, हम उस पर बात करते हैं। बेसिकली जो wordpress.com है, इसमें आपकी वेबसाइट की या आपके कंटेंट की जो कंप्लीट मैनेजमेंट है वो वर्डप्रेस खुद करता है। उसका मतलब ये है कि वो होस्टिंग आपको खुद प्रोवाइड करेगा, वो आपको डोमेन नेम खुद प्रोवाइड करेगा, उसके ऊपर जितनी भी चीज़ें अरेंज होनी है वो खुद करेगा, इवन आपके लिए सिक्योरिटी भी मैनेज करेगा। तो ये इसके कुछ प्लस पॉइंट्स हैं। दूसरी तरफ जो wordpress.org है उसमें हर चीज़ आपको मैनुअली करनी पड़ती है। आप खुद से होस्टिंग खरीदते हैं, खुद से अपना डोमेन नेम खरीदते हैं और खुद से उसके ऊपर इंस्टॉलेशन करके खुद अपना पूरा कंटेंट अरेंज करते हैं। सिक्योरिटी को भी आपने खुद ही देखना है। अब जो सामने की बात नज़र आती है वो ये आती है कि wordpress.com बेहतर है और wordpress.org है उसमें काम करना मुश्किल है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। तो हम कुछ पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे और इनको डिफ्रेंशिएट करेंगे। सबसे पहली बात, इंस्टॉलेशन। wordpress.com पे जब आप अकाउंट बनाएंगे तो आपको वर्डप्रेस इंस्टॉल्ड मिलेगा, जबकि wordpress.org में जब आप काम करेंगे तो आपको जिस होस्ट पे भी आप अपनी वेबसाइट लॉन्च करने जा रहे हैं उसके ऊपर से खुद से वर्डप्रेस इंस्टॉल करना पड़ता है। लेकिन ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। wordpress.org की अपनी एक ऑफिशियल वेबसाइट है जिसके ऊपर पूरा सेटअप पड़ा है, आप वहाँ से डाउनलोड करके कहीं भी इंस्टॉल कर सकते हैं। चंद क्लिक्स की बात है, ये बड़ी आसानी से इंस्टॉल हो जाता है। मज़ीद ये कि जब आप किसी होस्टिंग कंपनी से होस्टिंग लेते हैं तो वो भी मोस्टली आपको 1 क्लिक इंस्टॉलर्स प्रोवाइड करते हैं कि आपने जस्ट उनको बताना होता है कि आप किसके अंदर काम करने जा रहे हैं। आप वर्डप्रेस में काम करने जा रहे हैं, ड्यूरापल में काम करने जा रहे हैं, जूमला में काम करने जा रहे हैं, तो आप जिसके ऊपर भी करते हैं वो आपको 1 क्लिक पे इंस्टॉल करवा देते हैं। तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। दूसरा पॉइंट है आपकी डोमेन नेम। wordpress.com जब आपको अकाउंट देता है तो वो आपसे आपकी वेबसाइट का नाम पूछता है और उसके मुताबिक आपको एक डोमेन नेम प्रोवाइड कर देता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसके अंदर वो अपना नाम डाल देता है। मसलन वो आपसे करता है learnwithshahid.wordpress.com, वो आपको बेसिकली अपनी डोमेन के ऊपर एक सब डोमेन बना के प्रोवाइड कर देता है। तो ये जो डोमेन नेम है ये आपका नहीं है, ये तो बेसिकली वर्डप्रेस का डोमेन नेम है। आपको तो जस्ट उसने उसके अंदर एक छोटा सा सेक्शन बना के दे दिया है। कल को इसकी वजह से हजारों मसले खड़े होते हैं। लेकिन जब आप wordpress.org में काम करते हैं तो आप अपना एक डोमेन नेम खरीदते हैं जो कि कोई इतना महंगा नहीं है, चीप ही होता है, इवन अबाउट $9 to $11। तो 1000, 1500, 2000 में आपको डोमेन नेम मिल जाता है जिसको आप अपनी वेबसाइट के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उसमें आपको फ़ायदा क्या है कि टोटली मलकियत आपकी है, किसी और का बीच में नाम नहीं है। वो अच्छा है, वो बुरा है, वो कल को फ़ायदे में जाता है, नुकसान में जाता है, वो सब कुछ आपका है। अगला पॉइंट, होस्टिंग। आप जब wordpress.com के साथ काम करते हैं तो wordpress.com आपको अपने सर्वर के ऊपर होस्टिंग प्रोवाइड करता है। अच्छा लग रहा है कि फ्री में मिलती है, लेकिन वो बड़ी लिमिटेड होती है। सिर्फ 3 GB होस्टिंग आपको मिलती है और अगर आपने इससे आगे एक्सटेंड करवानी है तो वो फिर आपको बहुत कॉस्टली पड़ती है। ऑन द अदर हैंड जब आप wordpress.org में काम करते हैं तो आपने होस्टिंग खुद खरीदनी है और ये भी कोई इतनी महंगी नहीं होती। चंद हज़ार रुपयों में आपको बड़ी इनफ होस्टिंग मिल जाती है कि जिसके ऊपर आप अपना आराम से डेटा रख सकते हैं और उसको भी अगर एक्सटेंड करवाना हो तो वो आपको मज़ीद चीप पड़ेगी। जितनी होस्टिंग आप ज़्यादा खरीदेंगे उतनी सस्ती पड़ेगी, जबकि wordpress.com में जैसे जैसे आप होस्टिंग बढ़ाएंगे वो आपके लिए कॉस्टली होती जाएगी। तो ये wordpress.org का एक प्लस पॉइंट है कि होस्टिंग कितनी लेनी है, कितने में लेनी है, वो आपका अपना सरदर्द है। आप थोड़ी सी सर्च करके एक तरह सस्ता सा सर्वर ढूंढ लेते हैं जिसके ऊपर आपको होस्टिंग मज़ीद सस्ती पड़ सकती है। तो यहाँ पे wordpress.org जो है वो बेहतर है। wordpress.com के ऊपर काम करते हुए आप मोनेटाइजेशन नहीं कर सकते, एड्स नहीं लगा सकते, जबकि wordpress.org में टोटल कंट्रोल चूँकि आपके हाथ में है तो आप अपने सेल्फ एड लगाएं, आप गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई करें या आप जैसे भी उससे रेवेन्यू जनरेट करना चाहें, आपको मुकम्मल आज़ादी होती है। जबकि wordpress.com आपको
रेवेन्यू जनरेट करने की इजाज़त नहीं देगा। तो डेफिनेटली इसके लिए तो हम काम ही नहीं कर रहे। थीम, अब जब हमने वेबसाइट बनानी होती है तो उसकी लुक एंड फील को सेट करने के लिए हम थीम अपलोड करते हैं। थीम जब हमने अपलोड करनी होती है तो wordpress.com के अंदर आप अपनी थीम्स अपलोड नहीं कर सकते। वो चंद एक लिमिटेड सी ऑफिशियल थीम्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हो, जिसमें ना तो कुछ ज़्यादा फीचर्स होते हैं और ना ही वो इतनी अच्छी लुक होती है उनकी। लेकिन जब आप wordpress.org में काम करते हैं तो आपको मुकम्मल आज़ादी है कि आप अपनी थीम अपलोड करें, आप किसी से बनी बनाई थीम खरीदें जिसमें आपको अच्छे फीचर्स मिलते हैं, जो आपको खूबसूरत लगती है, उसको आप अपनी वेबसाइट पे अपलोड करें और आप अपनी मर्जी से उसको कस्टमाइज़ करके अपनी मर्जी की लुक दे लें। तो यहाँ आपको मुकम्मल आज़ादी होती है। लेकिन wordpress.com जो है वो आपको थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड रखता है। तो इस लिहाज से भी wordpress.org जो है वो बेहतर है। अगली चीज़ होती है प्लगइन। प्लगइन क्या होते हैं? छोटे छोटे सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपकी वेबसाइट के अंदर कोई फंक्शनैलिटी ऐड करते हैं। मतलब आपको कोई खास फंक्शनैलिटी चाहिए तो उसके लिए आप एक प्लगइन इंस्टॉल करोगे। wordpress.com जो है आपको कुछ लिमिटेड से प्लगइन्स अलाउ करता है जो आप इंस्टॉल कर सकते हो। तो समटाइम आपको एक बड़ी खास सी फंक्शनैलिटी चाहिए जो आप अपनी वेबसाइट पे डालना चाह रहे हो, लेकिन उसका प्लगइन आपको wordpress.com पे नहीं मिलता, और अगर मिलता है तो बहुत कॉस्टली पड़ता है। तो यहाँ भी ये इशू है। जबकि wordpress.org में आप अपनी मर्जी से कहीं से भी एक प्लगइन फाइंड करते हो, किसी से मांग लेते हो, उधार ले लेते हो, या किसी ऑथर से खरीद लेते हो, या कुछ सेल वेबसाइट्स भी होती हैं जहाँ से आपको बहुत सस्ते में मिल जाता है, वो लेके आप अपनी मर्जी से उसको अपलोड कर लो। तो यहाँ आपको ये फ़ायदा होता है कि आप अपनी मर्जी से प्लगइन्स इंस्टॉल कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो। सिक्योरिटी एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे wordpress.com थोड़ा बेहतर है कि वो आपके लिए सिक्योरिटी मैनेज करता है, सिक्योर है। लेकिन जब आप wordpress.org में काम करते हैं तो आपको अपने सिक्योरिटी चेक्स खुद बनाने पड़ते हैं, लेकिन ये भी कोई ऐसा इशू नहीं है। सो wordpress.org में एक तो आपका जो सर्विस प्रोवाइडर होता है वो आपके लिए सिक्योरिटी मैनेज कर रहा होता है। इसके अलावा कुछ प्लगइन्स मिल जाते हैं जो आप अपनी वेबसाइट पे इंस्टॉल करके उनकी मदद से आप अपनी सिक्योरिटी बहुत आराम से एडजस्ट कर सकते हो। तो ये भी कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसके लिए हम अपनी सारी आज़ादी खो दें। और आखिरी पॉइंट है बैकअप। wordpress.com आपके लिए डेली बैकअप लेता रहता है ताकि कल को अगर आपकी वेबसाइट क्रैश हो जाए, किसी वजह से डाउन हो जाए, तो आप बैकअप से उसको वापस ला सकें। लेकिन ये काम आप मैनुअली भी कर सकते हो, चंद मिनट लगेंगे और आप अपनी वेबसाइट बैकअप कर लोगे। या आप अगर अपने होस्टिंग प्रोवाइडर से बात करो तो वो भी आपके लिए डेली बेसिस पे बैकअप अरेंज कर लेते हैं। तो ये पॉइंट भी कोई इतना बड़ा नहीं है कि इसके लिए हम .com की तरफ जाएं। तो अगर मुझसे पूछा जाए कि मैं इन दोनों में किसको प्रेफर करूंगा, तो मैं wordpress.org को प्रेफर करूंगा। और हम भी आगे इस पूरे कोर्स के अंदर जितना भी काम करेंगे वो wordpress.org में करेंगे। जी, ये थी आज की बात और उम्मीद है पसंद आई होगी। सो काइंडली इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी मिलते हैं हम अपनी इंस्टॉलेशन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।